हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग आज क्लास 10th रियल नंबर्स का लेक्चर 2 करने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा। जितने जितने भी टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चन फॉर्म में होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक से लेकर जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो सारी हम लोगों ने कवर करी थी। आज के लेक्चर में हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज है वो है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? वो ये कहती है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को मैं उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। यस, तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा नंबर है दैट इज 96। हम लोग 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर मैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ टू 48 टू 24 टू 12 टू 6 2 3 3 एंड 1। इसका मतलब ये है कि क्या मैं 96 को, जो कि हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्या मैं उसको 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 96 एक कॉम्पोजिट नंबर है, उसको मैंने प्रोडक्ट उसके प्राइम्स में लिख दिया। इन द सेम वे हम लोग 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सिक्सटी टू 30 2 15 3 5 5 एंड 1। इसका मतलब ये है कि क्या मैं 120 को 120 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो ये होता है, जितने भी नंबर्स हमारे हैं हमको उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज हमको फाइंड करना है एचसीएफ। फाइंड करते हैं हम लोग। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उस नंबर से या तो छोटा होता है या तो इक्वल टू होता है। अब फैक्टर निकालने के लिए हमारा जो स्टेप होता है वो होता है, हमको ये देखना है कि इन दोनों ही नंबर्स में के जो फैक्टर्स हमारे निकले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, उसमें से कॉमन क्या है। तो अगर मैं 2 देखूं तो क्या यहाँ पे 2 की पावर 3 कॉमन है? 2 की पावर 3 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो 2 की पावर 3 हो गया 8 इंटू 3 हो गया आपका 24। इसका मतलब ये है कि जो इस क्वेश्चन का एचसीएफ मेरा आ गया वो आ गया 24। इन द सेम वे एलसीएम अगर मैं निकालूं तो एलसीएम के लिए हम देखते हैं हाईएस्ट पावर। 2 हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर है, उसका हाईएस्ट पावर है 5। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी है, यहाँ पे एक ही बार है तो एक बार 3 लिख देंगे, और 5 भी एक बार है खाली, उसको लिख देंगे। तो 2 की पावर 5 हुआ 32, और 32 इंटू 3 इज़ 96, 96 इंटू 5 इज़ 480। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 480। यस, एचसीएफ आ गया हमारा 24 एंड एलसीएम आ गया हमारा 480। तो सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों का होता है वो ये है कि आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बढ़े तो एक्सप्रेस द नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। दोबारा से सेम क्वेश्चन ही है ना। 140 एंड 3825 हमारे पास है, तो हमको सिर्फ इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा है दैट इज़ 140। अगर मैं 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 जा 70, 2 जा 35, अब ये जाएगा हमारा 5 से 7 7 एंड 1। इसका मतलब ये है कि 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बस यही छोटा सा क्वेश्चन था कि हमको एक नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में
लिखना है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जितने भी ये नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे ये सारे के सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी हम उसके प्राइम फैक्टर्स में डिनोट कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर जो हमारा है दैट इज 3825। 3825। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि सम ऑफ द नंबर, जितने भी नंबर हैं उसका जो सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इसका अगर मैं लिखूँ तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 7, ये होगा 5। दोबारा से मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये हुआ 4, ये हुआ 2, ये हुआ 5। अब किससे मैं डिवाइड करूँ? अब मैं इसको करता हूँ 5 से। तो 5 8 जा 40 एंड 2 बचा कैरी ओवर, तो 5 5 जा 25। नेक्स्ट ये दोबारा से 5 से करूँगा। 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 से करेंगे। तो 3825 को मैं लिख सकता हूँ 3825 कैन बी रिटर्न एज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 70। यही छोटा सा क्वेश्चन था कि हमको नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF आपको दे रखा है 2 नंबर का 9। वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। देखिए बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब आप लोग अगर चाहें तो सीधा 2 नंबर आपको दे रखे हैं, आप इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसका LCM निकाल सकते हैं। बट पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, दैट इज़ किन्हीं भी 2 नंबर का अगर मैं 2 लेट से कि 2 नंबर हमारे A एंड B हैं, तो अगर LCM ऑफ A एंड B मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ A एंड B अगर मैं करता हूँ तो दिस शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दिस शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसका मतलब ये है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो LCM तो हमको दे नहीं रखा, तो LCM मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय HCF हमको दे रखा है 9 इज शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। यस, तो इस फॉर्मूले से पुट करके हमको LCM फाइंड करना है। तो LCM अगर मेरा आ जाएगा तो वो आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा मेरा 34। तो LCM जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। 34 मल्टीप्लाइड बाय 657 अगर हम लोग करें तो जो आंसर मेरा निकल के आएगा दैट विल बी 22338। तो दिस विल बी द LCM ऑफ दिस नंबर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखनी है कि LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यस, ये एक फॉर्मूला है जिसका यूज़ बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको फॉर्मूला। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या क्वेश्चन आपको आपके NCERT के अंदर भी मिल जाएगा कि एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर हमारा क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर हमारा होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हमारे पास हैं, दैट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती ये करते हैं कि इसको सॉल्व कर देंगे। यस, इसको सॉल्व नहीं करना हमको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, यस, अगर बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 हुआ 112। यस, उस तरीके से नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 7 और ये 7 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इस 7 को कॉमन निकाल लूँ
तो यहाँ बचा 3 इंटू 5 प्लस 1। यस, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हुआ 7 इंटू 5 3 जा 15 प्लस 1 इज 16। अब उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, लेट्स से आंसर जो हमारे इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 112। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो 112 मेरा आंसर आया है, अब ये आंसर आया है मेरा 7 मल्टीप्लाइड बाय 16 करने के बाद, है ना। इट मीन्स दैट 112 हैज़ 7 and 16 as its factors। इसका मतलब ये है कि 112 का 7 और 16 भी एक फैक्टर है। यस, और कॉम्पोजिट नंबर हमारा कौन सा होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अब आप लोग 112 को देखकर ये समझ सकते हैं कि इसके ऑलरेडी एक फैक्टर आपका 1 एंड 112 तो होगा ही होगा, उसके साथ में 7 एंड 16 भी इसका फैक्टर बन गया, है ना। इट मीन्स 112 has more than 2 factors, hence, और ये 112 हमारा किसको सॉल्व करके आया, hence 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 is composite। यस, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे आपकी बनती है वो ये बनती है कि आपको जो भी आंसर हमारा आ रहा है उसको आपको किसी ना किसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, किसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर आप इसको यहाँ पे सीधा सॉल्व कर देते तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आता। यस, यहाँ सीधा ये आ जाता 105 प्लस 7। यस, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है ये। यस, तो आपको इसमें सबसे पहला स्टेप है 7 कॉमन लिया, उसके बाद सॉल्व करके 7 इंटू 16, और किसी भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर निकाल रहे हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वो दो नंबर भी उस आंसर के फैक्टर्स होंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, दोबारा से, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 3 इज़ इर्रेशनल नंबर। अब पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यस, दीज आर नोन एज द रैशनल नंबर्स। हमको प्रूफ करना है कि रूट 3 इज इर्रेशनल। यस, रूट 3 इज इर्रेशनल। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो ये होता है कि हमको एज्यूम करना है, वी हैव टू एज्यूम दैट लेट रूट 3 इज रैशनल। लेट रूट 3 इज रैशनल। अगर रूट 3 रैशनल है तो मैंने आपको भी क्या बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो मैंने रूट 3 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, वेयर p एंड q आर को-प्राइम। वेयर p एंड q आर को-प्राइम। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को-प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिनके अपार्ट फ्रॉम 1 आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम 1 कोई भी कॉमन फैक्टर इन p एंड q का नहीं है। या मैं आपको और सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो को-प्राइम नंबर p एंड q तब होंगे जब ये जो फ्रैक्शन आपका है p अपॉन q ये आपका अपने लोएस्ट फॉर्म में होगा, लोएस्ट फॉर्म में। यस, तो ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है, p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। अब अगर मैं अपने इस इक्वेशन को देखूं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट 3 q इज इक्वल टू p। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होता है वो होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिएगा जिसको मैं स्टेटमेंट 1 मार्क कर रहा हूँ। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर अगर मैंने किया तो मेरा आंसर आया p स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, पी स्क्वायर भी आपको पता है एक इमेजिनरी नंबर है, बट जब क्यू स्क्वायर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया पी स्क्वायर। तो क्या मैं इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि 3 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर? बिल्कुल, 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूँ तो पी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं पी स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो एक ना एक फैक्टर 3 भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब ये है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी। 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी। अब 3 अगर मेरा पी का फैक्टर है, 3 अगर मेरा पी का फैक्टर है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि p इज इक्वल टू 3x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x? फॉर एनी वैल्यू x फैक्टर, देखिए फैक्टर का मतलब ये सिंपल सा होता है कि 3 जो है वो आपके p को डिवाइड करेगा, बट ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा p की वैल्यू ही 3 है, ऐसा तो नहीं है। क्या पता p की वैल्यू 6 हो, क्या पता p की वैल्यू 9 हो, या कोई भी मल्टीपल हो 3 का। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया p इज इक्वल टू 3x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ सेकेंड। यस, इसको मैंने मान लिया सेकेंड। अब अगर मैं p की वैल्यू जो 3x आई है, अगर उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ, यस अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा आ जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 9x स्क्वायर। यहाँ से 3 से ये कट गया, तो अब यहाँ पे लिख दिया q स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब दोबारा से सेम वही जो हमने यहाँ पे किया था। अगर देखिए x एक इमेजिनरी नंबर है, q एक इमेजिनरी नंबर है, और x स्क्वायर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो मैं q स्क्वायर पे पहुंच गया। तो दोबारा से क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और इन द सेम वे 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ q। 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब ये है, इस लाइन से, ये वाली लाइन से और इस लाइन से मुझे ये चीज़ पता चल गई कि p और q जो हमारे नंबर हैं उनका एक ना एक फैक्टर और है जो है 3। यस, p और q जो है उनका एक फैक्टर और है जो है 3। लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज़ ध्यान होगी कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। जब भी किसी रैशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो p एंड q हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। बट क्या ये सॉल्यूशन के बाद हमको ऐसा पता चल रहा है कि p एंड q को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका 3 तो एक कॉमन फैक्टर आ गया, दोनों का एक 3 कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये है हेंस p एंड q आर नॉट को प्राइम। हेंस p एंड q आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए ये हमने को प्राइम माने क्यों थे? ये हमने को प्राइम इसलिए माने थे बिकॉज वी एज्यूम्ड दैट √3 इज इरेशनल। वी एज्यूम्ड दैट √3 इज इरेशनल। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम लोग? दिस हैज अराइजन because of our wrong assumption that √3 is rational। ये हमारी रॉन्ग एजम्पशन के थ्रू अराइज हुआ कि √3 हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई तो हमारा आंसर क्या होगा? हेंस √3 is irrational। Hence √3 is
इर्रेशनल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है, इसका मतलब है कि हम रूट थ्री को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, हेंस रूट थ्री इज इर्रेशनल। तो ये आपका पूरा एक तरीका होता है जिस तरीके से आपको किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारा रूट थ्री दे रखा है, तो हमें हमारा जितना भी क्वेश्चन चला वो सारा थ्री के फॉर्म में चला। यहाँ पे रूट थ्री की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल रूट फाइव हो सकता है, रूट सेवन हो सकता है, रूट 11 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तरीका आपका सेम रहेगा बट नंबर्स आपके चेंज हो जाएंगे। यस, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, पक्की बात है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। पिछले साल का भी जो हमारा 2024 का बोर्ड्स हुआ था उसके अंदर भी ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, और इस साल भी ये बोर्ड्स में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 3 consecutive numbers are divisible by 3. Prove that the sum of any 3 consecutive numbers. What are consecutive numbers? जो कि एक के बाद एक आते हैं, जिसके बीच में गैप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ 1 2 3, दीज आर consecutive numbers। तो हमको ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ एनी 3 consecutive numbers are divisible by 3। यस, तो मान लेते हैं कि हमारा जो सबसे पहला नंबर है वो हो गया x, है ना। लेट द नंबर्स बी x, तो दूसरा होगा x प्लस 1, फिर होगा x प्लस 2। ये हमारे 3 नंबर होंगे। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पूछा है तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि एक नंबर होगा हमारा x, एक होगा x प्लस 2 और एक होगा x प्लस 1। यस, पूछा है सम ऑफ 3 consecutive नंबर्स। तो अगर मैं इन तीनों ही नंबर का सम कर दूं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये इसका सम हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 3, x प्लस हो गया, कांस्टेंट प्लस हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 आ गया। यस, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x प्लस 1। अब दोबारा से यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे 3 जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। अब इसका जो कोई भी आंसर आएगा, हमको नहीं पता, लेकिन जो कोई भी आंसर आएगा क्या उसका एक ना एक फैक्टर 3 है। जो भी आंसर आएगा, x की देखिए कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, हम x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू हो, क्या उसका एक ना एक फैक्टर 3 है। आप देख सकते हैं बिल्कुल 3 है। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस नंबर का, ये जो नंबर हमारा कोई भी आएगा, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो एक ना एक फैक्टर 3 निकल के आएगा। यस, 3 निकल के आएगा, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स। 3 जो है वो हमारा उसका फैक्टर बनेगा। अब क्योंकि फैक्टर है तो हेंस सम इज डिविजिबल बाय 3, हेंस सम इज डिविजिबल बाय 3। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको नंबर्स को एज्यूम कर लेना है, x प्लस 1, x प्लस 2, उसको सम लेना है। ध्यान से आपको यहाँ पे कॉमन लेना है क्योंकि 3 उसका एक फैक्टर निकल रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर p एंड q कैन बी रिटर्न एज, p की वैल्यू है a b स्क्वायर, q की वैल्यू है a क्यूब b। ये है आपका p और ये है q। a एंड b बीइंग द प्राइम नंबर्स, हमको फाइंड करना है LCM एंड HCF ऑफ a एंड b। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले p जो हमारा लिखा हुआ है वो लिखा है a b स्क्वायर, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b हो गया वो। q लिखा है a क्यूब b, मतलब a क्यूब मतलब हो गया a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। 3 बार a है और 1 बार b है। अब हमको सबसे पहले फाइंड करना है इसका LCM।
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एलसीएम में आपको जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर। ए प्राइम नंबर है आपका यहाँ पे दोनों में, अब ए की हाईएस्ट पावर क्या है, ए की पावर है 3, तो ये हो गया ए 3 मल्टीप्लाइड बाय बी प्राइम नंबर है, बी की हाईएस्ट पावर क्या है बी स्क्वायर, तो इसका जो एलसीएम निकल गया आ गया आपका वो हो गया ए क्यूब बी स्क्वायर। इन द सेम वे एचसीएफ अगर आप लोग निकालेंगे तो एचसीएफ में आपको क्या लेना है, जो नंबर कॉमन आ रहा है, कॉमन मीन्स आप लोएस्ट पावर भी ले सकते हैं, यहाँ पे ए की बार कॉमन आ रहा है ए और ए की बार आ रहा है बी, तो उसका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया ए बी। तो एलसीएम विल बी ए क्यूब बी स्क्वायर एंड एचसीएफ विल बी ए बी, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब क्योंकि यहाँ पे चलिए पूछ नहीं रखा, लेकिन तब भी एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और दो नंबर हमको दे रखे हैं यहाँ पे पी अपॉन क्यू। चलिए एक बार इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ हमारा ये है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ मेरा निकल के आ जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 3, ये हो गया मेरा एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। अब जो दो नंबर दे रखे हैं अगर मैं उसको भी मल्टीप्लाई कर लूँ, पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू मेरा होगा ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब बी, ए को ए से करेंगे तो ए की पावर 4 बी की पावर 3, जो कि दोनों इक्वल है, हेंस ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। बहुत बारी आपके एग्जाम में आता है कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है एंड यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड द नंबर्स, तो आपको इस तरीके से वो क्वेश्चन को करना है। यस, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, दोबारा से, प्रूव दैट रूट 5 प्लस रूट 7 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट 5 एंड रूट 7 इज इर्रेशनल। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। अब जैसे बहुत बार क्वेश्चन में लिखा होता है, यहाँ पे आपका दे रखा होगा कि गिवन है ये कि अंडर रूट 35 इज इर्रेशनल। यस, अंडर रूट 35 जो है वो आपका इर्रेशनल दे रखा है हमको। यस, क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए जो क्वेश्चन है हमारा रूट 5 प्लस रूट 7 को हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, सेम मेथड है हमारा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा वो हम करेंगे लेट रूट 5 प्लस रूट 7 बी रैशनल, लेट्स रूट 5 प्लस रूट 7 बी रैशनल। अब रूट 5 प्लस रूट 7 अगर रैशनल हमारा है तो हम क्या उसको रूट 5 प्लस रूट 7 को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोबारा से, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम, दे आर को प्राइम। यस, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप लोगों को पता है क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। q यहाँ चला गया, ये आ गया रूट 5 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू p। तीसरा स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करते समय आपका फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लगा दूँ तो ये हुआ रूट 5 का स्क्वायर हुआ 5 प्लस रूट 7 का हुआ 7 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 7 इज अंडर रूट 35 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। चलिए वैसे तो दोबारा से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, सॉरी मैंने क्यू स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं थी, बट इसको यहाँ पे मैं दोबारा नीचे भेज देता हूँ। 12 प्लस 2 रूट 35 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये 12 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में चला जाएगा, तो ये बचा 2 रूट 35 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 12। यस, यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 12
क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा ये, तो मेरा आंसर आ गया √35 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इस लास्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो मैं इस लास्ट स्टेप के थ्रू उसका जो फर्दर पार्ट है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एज p and q are integers hence, और आपको पता है कि 12 और 2 तो इंटीजर्स होते ही हैं, hence p स्क्वायर माइनस 12 q स्क्वायर अपॉन 2 q स्क्वायर विल बी रैशनल नंबर। क्योंकि अगर इंटीजर है ना, अगर वो इंटीजर है और मैंने उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, पूरा नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर होगा। यस, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, दिस मीन्स दैट कि √35 विल ऑल्सो बी रैशनल, क्योंकि बीच में इक्वल टू ही तो लगा हुआ है। अगर ये RHS आपका रैशनल होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि LHS भी रैशनल होगा। यस, इसका मतलब है कि √35 विल ऑल्सो बी रैशनल, बट क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि √35 इज इरैशनल, बट वी नो दैट √35 इज इरैशनल। हमको ये चीज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि √35 इज इरैशनल। अगर ये चीज प्रूवन है कि √35 इरैशनल है, इसका मतलब है कि जो RHS इज नॉट इरैशनल, सॉरी इट इज नॉट रैशनल। p स्क्वायर माइनस 12 q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर इज इरैशनल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट p स्क्वायर माइनस 12q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर इज नॉट रैशनल। इसका मतलब तो क्लियर है कि वो रैशनल नहीं होगा, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि √35 जो है वो इरैशनल है। इसका मतलब जो RHS है दैट इज नॉट रैशनल। अब अगर ये रैशनल नहीं है तो हमने क्यों इसको रैशनल क्यों हमने इसको रैशनल माना था? हमने इसको रैशनल इसलिए माना था बिकॉज वी एज्यूम्ड इसको थोड़ा सा मिटा के, because we assumed that p and q are integers and co-prime, है ना। हमने इसको assume करा था p and q are integers and co-prime। इसका मतलब है कि they are not co-prime। अगर ये रैशनल नहीं है इसका मतलब दे आर नॉट को प्राइम, पी एन क्यू आर नॉट को प्राइम। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एन क्यू आर नॉट को प्राइम, दे आर नॉट को प्राइम। और उसके बाद दोबारा से सेम स्टेप होता है, पी एन क्यू अगर को प्राइम नहीं है तो हेंस √5 plus √7 is irrational. Hence √5 plus √7 is irrational, है ना। क्योंकि ये हमारा assumption ही इस वजह से अराइज हुआ था, क्योंकि हमने √5 plus √7 को रैशनल मान लिया था। बट क्या वो रैशनल है? वो रैशनल नहीं है। यस, तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये जगह कम पड़ गई थी, बट कोई इशू नहीं है, मैंने तभी बार बार उसको रिपीट करा। यस, तो ये क्वेश्चन था हमारा, प्रूफ √5 plus √7 एज इरैशनल। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी नंबर को इरैशनल प्रूफ करने का क्वेश्चन आपका आएगा तो उसका जो पैटर्न है उसका पैटर्न सेम होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, खाली डिजिट्स बदल सकती हैं, बट उसका पैटर्न जो है वो कभी भी चेंज
नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए, कोशिश करी मैंने कि जितने भी रियल नंबर्स के अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। और मेक श्योर कि आप लोग इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक लाइन आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बार बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भूल सकते हैं। तो आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस को अपनी एनसीईआरटी बुक से या कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास होगी, आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो या कोई भी बुक हो, आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। एंड कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं, है ना, और मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।